Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने बहुत सिंपल सी टर्म ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स उनको डिस्कस किया था। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहेंगे? जो किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगता है, वेदर दे आर मैसिव यानी या तो उनका मास बहुत ज़्यादा हो या फिर मास बहुत कम हो। ठीक है, जैसे अगर स्टार्स की बात करें तो वो दो बॉडीज हैं, उनके बीच में फोर्स लगेगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। या एटम्स की बात करें, एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है? जब अर्थ और किसी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अर्थ होना चाहिए तो अर्थ की ग्रेविटी जो होंगी उनके बीच में जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा उसको हम लोग उसकी ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज के बीच में लग रहा होता है, ठीक है, आपस में वो इंटरेक्ट करती हैं। और ग्रेविटी हम लोग कहेंगे जब हम अर्थ को एक वन ऑफ द बॉडी कंसीडर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग न्यूटन का गिवन बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, दैट विल बी universal law of gravitation. So as I said that it was given by Sir Isaac Newton. बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है। wherever you want to apply it, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। सो है क्या ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? डिटेल में हम लोग एक बार देखते हैं जो हर जगह अप्लाई हो रहा है। ठीक है, so according to this law, every body in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है। अब वो जो लगा हुआ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है, दोनों बॉडीज का जितना मास होगा उसका मल्टीप्लाई करो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, ठीक है, जो उनके बीच में लग रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, यानी दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, एक दूसरे के सेंटर से लेकर अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। ए का मास है m1 और बी का मास है m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला गया है कि फोर्स जो लग रहा है इन दोनों बॉडीज के बीच में, ए और बी के बीच में, जिनका मास m1 और m2 है और डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की वो है r। ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ठीक है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, जैसा लिखा था वैसे ही हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया। दूसरा, फोर्स, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हम लोग अपॉन में लिखने वाले हैं, तो फोर्स फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, जैसा बोला था वैसे ही। अब अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा हमारा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, अपॉन r स्क्वायर। बात तो वही है भाई, F यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अभी भी वही चीज़ लिखी हुई है। अब हम कभी भी जो फिजिक्स में अगर हम देखें तो कभी भी प्रोपोर्शनल में चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इक्वल यानी इक्वेशन बनाएंगे हम, तो अगर हम इक्वल बनाते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट g, कैपिटल G।
and this G is called universal gravitation constant. ठीक है, universal gravitation constant, and the formula you get F is equals to G m1 into m2 upon r square. ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्स की कोई भी बॉडी हो उन पर ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें दोनों बॉडीज़ का मास पता हो, उनके बीच की डिस्टेंस पता हो, ठीक है, और तो हमें जो ये G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो पता हो, ठीक है, तो हम फोर्स जो लग रहा है इन दोनों बॉडीज़ के बीच में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो वी गेट force is equals to gravitational constant mass of one body multiplied by mass of other body upon square of the distance between them. अब अगर हम यहाँ से यूनिवर्सल कांस्टेंट की यूनिट देखें, यानी G की यूनिट क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे। तो अगर G को बाहर निकालते हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर हम बाहर लेकर आते हैं और फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर G इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, ऊपर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर तो ऊपर रहेंगे मल्टीप्लाई में, और अपॉन में आ जाएगा दोनों मासेस का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें सबकी यूनिट पता है, कैसे, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, पर क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन जो मास होता है उसे हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, लेकिन बॉडीज 2 हैं तो किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम कितना होगा, किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जी की यूनिट, कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, सिंपल। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और अगर हम किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर लेकर जाते हैं बराबर के, तो कैसे आएगी वैल्यू, माइनस में। ठीक है, जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो G है, जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है। ठीक है, साइंटिस्ट ने हमें कैलकुलेट करके दी है, जो फिक्स है, कांस्टेंट है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 और वी कैन से 22/7, ऐसे ही G की भी वैल्यू फिक्स है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। कितनी है, तो वैल्यू ऑफ G इज इक्वल्स टू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाती है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू। अब ज़रूरी नहीं कि आप लोग याद करो इसको, इतनी बड़ी वैल्यू को, और डिफ़िकल्ट भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करने होंगे इस वैल्यू को लेकर, तो वैल्यू दी हुई होती है न्यूमेरिकल्स में, ऑलरेडी गिवन होती है, तो हो सके याद कर लो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब ये जो वैल्यू है ये हमें न्यूटन ने नहीं दी थी, ये तो हमें लॉ तो हम लोगों को किसने दिया, न्यूटन ने दिया था, लेकिन ये वैल्यू जो है ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू गिवन हुई थी। ठीक है, जो कि किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें कि 2 गोल्ड बॉल, ठीक है, सोने की बॉल्स ली, तो मासेस तो उनके पता ही होंगे। ठीक है, उनको सेपरेटली डिस्टेंस पर रखा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा, एज यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, तो डिस्टेंस भी उनके बीच की नोन होगी। ठीक है, और फोर्स को, जो फोर्स लग रहा है दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों गोल्ड बॉल्स के बीच में, उसको भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब किस किस चीज़ की वैल्यू है, मास है हमारे पास, ठीक है, और डिस्टेंस है हमारे पास, और फोर्स भी है हमारे पास, तो G की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये ऊपर फॉर्मूले से G इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तब उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि G की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
तो हेनरी कैवेंडिश को ये श्रेय जाता है उसको कैलकुलेट करने का। न्यूटन जी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, फिर भी उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश किसको फाउंड करते अगर वो न्यूटन अपना लॉ ही नहीं देते। ठीक है, अब ये जो जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, masses of the bodies and distance between them। मैंने पहले भी बताया कि जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, नहीं चेंज होने वाली है। तो ना ही तो वो मीडियम पर डिपेंड करती है भाई, या तो हम लोग अपनी अर्थ की, या हमारी अर्थ है वहाँ पर दो बॉडीज़ के बीच में जी की वैल्यू फाइंड करें, या फिर अगर हम आउटसाइड द अर्थ, ठीक है, अगर हम कहाँ की बात करें, यूनिवर्स की अदर जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनके बीच में जी की वैल्यू निकालें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी की वैल्यू इतनी ही रहेगी। मासेस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ना ही डिस्टेंस से। जी की वैल्यू बिल्कुल फिक्स कैलकुलेटेड है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला न्यूटन ने हमें दिया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो यूनिवर्सल लॉ का है, दैट इज एप्लीकेबल एनीवेयर। ठीक है, हर जगह यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हों या फिर सेलेस्टियल बॉडीज हों। टेरेस्ट्रियल मतलब हमारी जो अर्थ है, हमारा जो लैंड एरिया है वहाँ पर हो, या फिर सेलेस्टियल यानी कि अंतरिक्ष में चीज़ें हों वहाँ पर। तो हर जगह ये एप्लीकेबल है, क्योंकि टर्म यूनिवर्सल आ रहा है ना, नाम यूनिवर्सल का मतलब ही यूनिवर्स से रिलेटेड है, और यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड है एक अपने आप में। क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये सब। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल पेपर पेन पर ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं है ना न्यूमेरिकल सॉल्व होते हुए, तब तक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, आप लोग ऐसे ही माइंड से ही इमेजिन करके ही उसको कैलकुलेट कर दोगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर पुट कर लिया। अदरवाइज जो भी टफ न्यूमेरिकल होंगे आगे हम लोग पेपर पेन पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है दो बॉडीज़ के बीच में, एक है बॉडी ए, दूसरी है बॉडी बी, और दोनों के जो अगर मास की बात करूँ तो दोनों का ही मास सिमिलर है, दैट इज़ 1 kg ईच। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज आर 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच में। तो देखो फोर्स भी लग ही रहा होगा, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, कितना लग रहा होगा, लेट्स कैलकुलेट इट। सो वी हैव फॉर्मूला, force is equals to gravitational constant, mass of the one body that is 1 kg and other body that also is 1 kg upon distance का स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 1 मीटर, तो मीटर 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, जी की वैल्यू हमें हेनरी कैवेंडिश ने दे ही दी है तो हमने वो लिख ली। ठीक है, और मास की जगह पे 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है। After calculating the value, we got F यानी force is equals to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton. So here you see force कितना है, देखो वैल्यू निगेटिव में आ रही है ना, माइनस में फोर्स चल रहा है, तो क्या वो डिटेक्टेड होगा, या हम लोग जो उसको डिटेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत ही माइन्यूट फोर्स है। जब दो मतलब 1-1 किलो की बॉडीज हो और उनके बीच में 1 ही मीटर की डिस्टेंस हो, तो फोर्स कितना कम होता है उसको हम लोग कैलकुलेट या हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कैलकुलेट तो हमने कर दिया लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो फोर्स बिल्कुल किसके बराबर हो गया है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर, है ना, वही तो वैल्यू है। अब आप लोग एक न्यूमेरिकल करना इसी तरह से। ठीक है, आप लोगों के लिए जो न्यूमेरिकल है बहुत सिंपल है। ठीक है, कोशिश करना हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल इज इफ योर मास इज 50 kg, अगर आपका मास है 50 kg, आपका एक फ्रेंड है उसका मास है 60 kg, ठीक है, आपसे 10 किलो बड़ा है, मतलब भारी है वो,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन यू टू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर सही है, कोरोना पीरियड में 2 मीटर डिस्टेंस। चलो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है हमें इन दोनों बॉडीज के बीच में। और जैसे कि मैंने बोला कि जी की वैल्यू गिवन है, तो कर लोगे, फॉर्मूला ऊपर है, जी की वैल्यू रखना। मास 50 kg वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड मास 60 kg सेकेंड ऑब्जेक्ट का, एंड द डिस्टेंस का स्क्वायर दैट विल बी 2 स्क्वायर। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, सो जो भी आएगी वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।